हेलो फ्रेंड्स। तो हम दोबारा अपने चैनल यूट्यूब पर आप लोगों को कक्षा 10वीं की फिजिक्स का कल का छूटा हुआ पाठ परावर्तन के नियम आज पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया, परावर्तन के बारे में पढ़ा। आज परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि परावर्तन किसी चिकने तल पर प्रकाश आता है, टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज देखते हैं इसके नियम क्या हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है जो कल हमने देखा था कि जब किसी चिकनी सतह पर, ये हमारी खुरदरी सतह, ऊपर वाली चिकनी सतह, जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश डाला जाता है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण डाली जाती है आपतित किरण, और जिस प्रकाश में उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। तो डाली गई प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो खींचा गया अविलंब है, ये अविलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये इसके बारे में कल ही जानकारी दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को पहले देख लें। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अविलंब है, इस अविलंब के बीच में, आपतित किरण और अविलंब के बीच में एक कोण बनता है, आपतन कोण I, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब के बीच में एक कोण बनता है R। तो परावर्तन का पहला नियम है हमारा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर R। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। और ये नियम नहीं, ये मतलब एक तरीके का रूल है। ये रूल ही है, लॉ है। वैसे सामान्य भी जानकारी लें तो जब आई की किरण जिस माध्यम से आई है, जिस कोण पे आई है, उसी कोण पे लौटेगी। बीच में एक अविलंब खींच दिया तो जायज़ सी बात है कि दोनों कोण बराबर होंगे, ये जायज़ बात है। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब आई और आर दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। उसके बाद सेकंड नियम हमारा ये है जो आपको दिख रहा है। सेकंड नियम है हमारा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर हों। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक जानकारी हमें पहले ही पता है, फिर भी इसको नियम बना दिया है कि अगर हम मानते हैं किसी वस्तु को हम देखेंगे तो वहीं पर आपतित किरण आएगी, वहीं से परावर्तित किरण लौटेगी, वहीं पर आपतन बिंदु माना गया है जो काल्पनिक है, तो ये तीनों एक ही तल पर होंगे। ये कोई बड़ी बात है, ये तो हमें पता है तीनों एक ही तल पर होंगे। ये बस इसे नियम बता दिए गए हैं कि तीनों एक ही तल पर होंगे। जब आई है किरण, जाएगी किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब जो इन्हीं किरणों के बीच में है, ये तीनों एक ही तल पर होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही परावर्तन के दो नियम हैं। तो अब इन दोनों नियमों को हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दोनों नियम लिख दिए हैं। प्रथम नियम है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में हो। ये भी बता चुके हैं हम। माना कि जैसे कि हम कोई कागज़ लेते हैं या कागज़ की सीट लेते हैं, जैसे ये कागज़ की सीट है हमारी, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश यूँ आया, ये आ गया प्रकाश, ये ठीक है, और यहाँ पर टकराया
यहाँ पे प्रकाश ऐसा आया, यूं टकराया, यूं चला गया, और अविलंब हमने माना है ये आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर अविलंब है, वो काल्पनिक है, हमने बताया है, वास्तविक नहीं है। तीनों एक ही तल पर है, ये तल है, ये तीनों एक ही तल पर हैं, आई किरण, गई किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर है। अगर इसको हम पकड़ के ऐसा कर लें, ऐसा, ये पकड़ लिया हमने, ये उठा के ऐसा कर लिया, और ये प्रकाशीय किरण आई, ये लौट गई, और ये आपतन अविलंब खींच दिया, तो ये तीनों एक ही तल पर हुए, तल एक ही तल पर हुए। ठीक है, पहला नियम ये है हमारा। द्वितीय नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जैसे कि हमने बताया था, जैसे ये किरण आई, ये किरण गई, बीच में खींचा अविलंब, तो ये कोण इसके बिल्कुल बराबर होगा। हम परावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं? आर से। किससे? आर से। और आपतन कोण को आई से। किससे? आई से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कि आई बराबर आर। ये हमारे परावर्तन के दोनों नियम हो गए। उसके बाद अब परावर्तन के नियम आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब नया टॉपिक परावर्तन के नियमों के अलावा हमारा पहला पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश पढ़ लिया, परावर्तन किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, परावर्तन के नियम पढ़ लिया। अब आते हैं प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज ये क्या है? प्रतिबिंब क्या है? देखिए, प्रतिबिंब में जानने से पहले हम जानेंगे कि बिंब क्या है। बिंब कहते हैं हम वस्तु को, वस्तु को कहेंगे हम बिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, उसमें बिंब शब्द का अर्थ है वस्तु। जैसे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब प्रकाश का कोई माध्यम है उससे प्रकाश किरण उत्सर्जित होती हैं, जैसे ये कोई माध्यम है जिससे प्रकाश किरण उत्सर्जित होती हैं, इधर 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 चारों तरफ, और किसी वस्तु, किसी कोई वस्तु इस पर पड़ती हैं, जब प्रकाश किरण पड़ी, नॉर्मल सी बात है, जाएंगी किसी स्पीड से जाएंगी, वायु निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वस्तु है। उसके बाद हमें नहीं पता वस्तु कैसी है, किस इसमें किस स्पीड से जाएंगे अंदर। ये पड़ी, उसके बाद ये प्रकाशित किरण पड़ने के बाद इधर मिलेंगी, अथवा परावर्तन के नियमानुसार लौट जाएंगी पीछे कोई। तो जो जहां पे आभासी रूप से मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो जो वस्तु का किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो टकराने के बाद या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या वास्तविकता में जहां पर एक जगह मिलती हैं उसे ही हम बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे यहाँ और यहाँ, प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब तो इस दो चीज़ों से पता चल रहा है, इस पूरे डायग्राम से, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये बताया, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत हो रही हैं, और वास्तविकता में मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जहाँ पर वास्तविकता में मिलती हैं प्रकाशीय किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब। आभास होता है प्रकाशीय किरणें मिल रही हैं, आभासी प्रतिबिंब, और कुछ नहीं। तो प्रतिबिंब की अभी डेफिनेशन और उनके दोनों प्रकार अभी लिखते हैं इस पर।
तो फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की परिभाषा यहाँ पे आप लोगों के सामने है। इनके दोनों प्रकार, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, हम आपको एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात, अभी केवल परावर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए केवल परावर्तन और अपवर्तन अभी पढ़ेंगे, अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि परावर्तन के लिए दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अपवर्तन के लिए आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी जैसे चित्र बनाया था, प्रकाश स्रोत था और जो वस्तु थी और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ चाहे पीछे बनता तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब में ऊपर की यही परिभाषा लिखनी है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। वास्तविकता में प्रकाश किरणें मिलती हैं। यहाँ पर जहाँ पे हमने देखा था मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो सब हटा देना और हमें लिखना है वहाँ पर वास्तविकता में प्रकाश किरणें मिलती हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा और पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है, यानी किसी भी पृष्ठ पर वहाँ प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। आभासी प्रतिबिंब में ये है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा प्राप्त होता है पर पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। इसका हम केवल फोटो ले सकते हैं, बताने के लिए इसका केवल ये प्रतिबिंब था कैसा, उसका केवल फोटो ले सकते हैं, वो सीधा प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, परिभाषा और उनके दोनों प्रकार। तो आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो कि हमने कभी देखा ही नहीं होता है, जो कि आपके घरों में लगा नहीं होता है, इसमें आप चेहरा नहीं देखते हैं और रोज सुबह सुबह बाल वगैरह नहीं काटते हैं, वही समतल दर्पण नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले दर्पण में आते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण में हमारे दो दर्पण आते हैं, कौन कौन से आते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। कौन के बाद कौन? तो पहले दर्पण देखते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण, मिरर, मिरर। तो दर्पण में क्या होता है? दर्पण किसे कहते हैं? कि जब किसी चिकने तल पर, कांच के चिकने तल पर समतल एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है, क्या पॉलिश है? पॉलिश कर दी जाती है, तो दूसरा तल उसका परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। इसे ही हम दर्पण कहते हैं। समझे? नहीं समझे होंगे, अभी हम समझाएंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में, ये समतल दर्पण की परिभाषा है, जब किसी चिकने सतह की एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा तल हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, इसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। दर्पण में मतलब एक तरफ जब पॉलिश कर दी जाती है, दर्पण की खास करके कोई परिभाषा नहीं है। दर्पण में ही समतल दर्पण और गोलीय दर्पण इन दोनों की परिभाषा है। तो समतल दर्पण के बारे में हम कुछ विशेषता और जानते हैं कि विशेष किस चीज़ के लिए विशेष होता है, या इसकी प्रॉपर्टीज या गुण। तो इसके गुण हैं, समतल दर्पण का सबसे प्रमुख गुण है, मतलब पहला गुण है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा प्रतिबिंब बनाता है
आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा बनाया, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये समतल दर्पण के पहला होता है, यानी कि जब समतल दर्पण के सामने समीप कोई वस्तु रखी जाती है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। नंबर दूसरा, ये समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाएगी वो दर्पण उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि आपके घरों में जो शीशा है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, आप पहचानना इस परिभाषा के बाद वो समतल दर्पण है या गोलीय। तो जो शीशा है, शीशा को आप किसी चीज़ से टिका दीजिए और थोड़ा पीछे होते जाइए, पीछे होते जाइए, पीछे होते जाइए, तो अपना प्रतिबिंब देखिए उसमें, अपना प्रतिबिंब देखिए उसमें, तो वो प्रतिबिंब भी ये लगेगा उतना ही पीछे बना है। अथवा अपना ना देख के कोई पेड़ पौधे का देखिए तो लगेगा पेड़ पौधे शीशे में उतनी ही अंदर बने हैं जितनी कि यहाँ से शीशा उस वस्तु से दूर है। तो ये होती है समतल दर्पण की दूसरी खासियत या पहचान। आप लिख लीजिएगा इसे, मैं लिखवा दूंगा। तीसरा नंबर होता है समतल दर्पण में हमेशा दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु का, जैसे कि चेहरा देखिए आप, चेहरे पे जैसे ये चेहरा है, अति बढ़िया सा, आंखें हैं, नाक है, यहाँ पर कोई दाग है, मान लीजिए यहाँ पर कोई दाग है इंसान के, किसी व्यक्ति के, तो अगर वो दर्पण में देखेगा वो दाग अगर जो बाएं तरफ है तो वो दाग दाएं तरफ दिखेगा, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ये भी समतल दर्पण की एक पहचान है। 3 प्रॉपर्टीज हो गई समतल दर्पण की, और अभी इनके गुणों को हम अभी लिखवा देते हैं। तो इसकी विशेषताएं हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इनकी विशेषता, पहली विशेषता हम बता ही चुके हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का ही बनता है, वस्तु के आकार का ही होता है। ठीक। नंबर दूसरा हमारा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित यानी कि बायां का दायां दिखेगा और दायां का बायां दिखेगा, ये होता है पार्श्व परिवर्तित। ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा, प्रतिबिंब समतल दर्पण से ठीक उतनी ही पीछे बनेगा जितनी पीछे बिंब है, अर्थात वस्तु है। बिंब का मतलब क्या है? वस्तु। जितनी पीछे वस्तु है प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही पीछे दिखाई देगा आपको। तो ये समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। दर्पण में हमने पहले समतल दर्पण पढ़ लिया, और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा सेकंड जो दर्पण का प्रकार है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण हम आपको बताएंगे, जैसे कि कोई कांच का खोखला गोला लेते हैं। ये हमारा कांच का खोखला गोला, मेरा आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। खोखला गोला, गोला है खोखला, यानी कि अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, इसके कोई भी ठोस चीज नहीं है, खाली है, बिल्कुल खोखला है। ठीक है, लेकिन परिधि तो है हल्की सी, जितनी मोटी हो चाहे हल्की जितनी। गेंद है, गेंद होती है। गेंद को बीच में से काटिए आप, कैसी निकलेगी? बीच में से खोखली निकलेगी। सेम वही काम हम गेंद काटेंगे आप, लेकिन ये कैसी है? कांच की है। कांच का खोखला गोला होता है, ये उसकी परिधि जितनी भी हो। खोखले गोले को हम बहुत ही नुकीले चाकू से, हमारा चाकू नहीं, दराती आ रही है, जो भी है हमारा, जो भी उनके पास साधन होगा, हमें नहीं पता, तो उससे हम लोग इसको काटेंगे खोखले गोले।
आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, खोखला गोला दो भागों में बटेगा, ऐसे में, ऐसे में हमारा खोखला गोला दो भागों में ऐसे बट जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये खोखला है इसलिए ये नहीं होगा। बस यही है हमारा गोलीय दर्पण, इतना ही है हमारा गोलीय दर्पण। अब आ जाते हैं इसके प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसी पे लागू होता है, क्योंकि समतल दर्पण में हमने एक पृष्ठ पर पॉलिश की थी और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता था। सेम वही कंडीशन। अब हमारा कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, माना ये हमने पार्ट ले लिया, इस पार्ट के अगर हम इस तरफ पॉलिश कर दें, इस तरफ भी तो पॉलिश कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कौन करेगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला करेगा, जायज सी बात है। अगर ऊपर वाले तल पर कर दें तो कौन सा करेगा? अंदर वाला करेगा। बस इन्हीं के आधार पर हमारे दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अभी बताएंगे उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है। आप देख लीजिए उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है कि बस गोलीय दर्पण में किसी के उभरे साइड पे कर दी जाती है और किसी के धसे हुए तल पर कर दी जाती है, और इसी में धसे हुए तल पे और उभरे हुए तल पर पॉलिश करने के बाद उन्हें नाम दे दिया जाता है उत्तल, अवतल। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग उत्तल और अवतल की परिभाषा और गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख के बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की हमने परिभाषा लिख दी है। गोलीय दर्पण और इनके दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए समझते हैं थोड़ा। गोलीय दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर, अभी बताया था, कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर उसके तल पर पारे अथवा चांदी की कलाई करके, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, कलाई किस चीज़ की जाती है, तो पारे अथवा चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। यानी कि पहले कलाई की जाती है, अब हम पहले कह देते हैं इसमें पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश किसकी, क्या मतलब डिस्टेम्बर वगैरह ले आएंगे उसकी पॉलिश कर देंगे? नहीं, इसकी एक शर्त है कि अगर पारे अथवा चांदी की, चांदी आप लोग जानते ही, चांदी की बिल्कुल पानी की, पारा होता है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर डॉक्टर के पास जब आप गए होंगे तो थर्मामीटर में एक द्रव्य देखा होगा वाइट कलर का, ऐसे आगे पीछे कर लेते हैं उसे, वही होता है पारा। तो पारे अथवा चांदी की कलाई करके उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। लेड ऑक्साइड का एक लेप होता है वो लगाया जाता है। उसको बिल्कुल बंद कर दिया। पारे अथवा चांदी की पॉलिश की, जैसे कि मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले थोड़ा सा कुछ तरल चीज़ लेते हैं और उसके ऊपर चेहरे पे लगाते हैं, उसके ऊपर मेकअप लगाते हैं, पाउडर वगैरह, जिससे कि मेकअप छूटे ना। जैसे ईंटों पे भी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो जानते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, तब ये प्लास्टर जो है चिपका रहेगा इससे। ठीक इसीलिए पहले पारे अथवा चांदी की कलाई की जाती है उसके ऊपर, उसके बाद लेड ऑक्साइड की उस पर पॉलिश कर दी जाती है। और लेड ऑक्साइड की पॉलिश करने के बाद इसका जो दूसरा तल है, एक तो बिल्कुल हो गया बंद, तो दूसरा तल बचा, वो दूसरा ही तल हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी मैंने बताया था एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। अब
किस तरह पॉलिश की जाती है, उसी के आधार पर ये दो प्रकार हो गए, जिस जिस तरफ से पॉलिश की जाती है। इन दोनों की परिभाषा आप खुद लिखेंगे, मैं इन्हें समझा दे रहा हूँ कि जब अवतल दर्पण में होता है कि जब कांच के कटे हुए भाग यानी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है। उभरा हुआ, ये इसमें उभरा है, ये चीज़ धसी है, ये चीज़ उभरी है, उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है तो दबा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करने लगता है। इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। देखिए ये गई प्रकाश किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब। सेम यही कंडीशन होती है जब दबे हुए तल पर पॉलिश, जब दबे हुए तल पर पॉलिश की जाए। अब दबे हुए तल पर की गई तो उभरा हुआ तल परावर्तन पृष्ठ का कार्य करने लगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए हो गई गलत, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे भी गलती हो गई। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये हो गया हमारे अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल उभरे हुए तल से यहाँ पर प्रकाश जाता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तल जहाँ पे उभरे हुए तल से प्रकाश आता, मतलब परावर्तन होता हो, उभरे हुए तल से हो रहा है ना, दबे हुए पे पॉलिश है। अब तल, अवतल माने तलहटी, यहाँ पर तलहटी यानी कि दबे हुए से परावर्तन होता है। जैसे चम्मच देखिए आपने, चम्मच, हाँ जैसे चम्मच का एक उदाहरण है, जैसे कि ये देखिए ये होती है चम्मच, ऐसी चम्मच होती है ऐसी करके। तो चम्मच में जिस तरफ से आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं कहाँ से खाते हैं, धसे हुए तल से। ठीक है, धसे हुए तल से आप उठाते हैं तो ये चम्मच का धसा हुआ तल होता है, उस पर अगर पॉलिश कर दी जाए, धसे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तो उभरा हुआ तल हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। और देखो उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ का कार्य कहाँ कर रहा है, उत्तल दर्पण पे। और अगर उभरे हुए पे कर दी जाए तो कौन करेगा, धसा हुआ तल, धसा हुआ कहाँ कर रहा है, अवतल पृष्ठ। सेम चम्मच की तरह मान लीजिए आप, ठीक है, चम्मच की तरह, क्योंकि कटे हुआ भाग गोली दर्पण का ऐसा ही होगा। ठीक है, उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण की कुछ संबंधित इनसे परिभाषाएं हैं जिनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे फिर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और वास्तविकता में इसमें कुछ ज्ञान आपको मिला हो, आपको फील हुआ हो, देखिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो रटने का कम और फील करने का ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं था, परमात्मा नहीं था, तो टीचरों ने, मतलब हमारे जैसे इंसानों ने बनाई और उसे फील भी वैसे ही करना पड़ेगा। जब गोली दर्पण बनाया जिस इंसान ने इसके बारे में, तो उस टाइम उसकी माइंड की थॉटनेस जैसी थी। हम अगर उसी थॉटनेस के बेस पे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, तब तो आपको गोली दर्पण समझ में आएगा। और आपकी थॉटनेस वैसी नहीं है। अगर हम कोई आइंस्टाइन का सूत्र समझ रहे हैं, E=mc² समझ रहे हैं, और उस टाइम आपने आइंस्टाइन के ही थॉटनेस वाले माइंड को नहीं रखा जैसा आइंस्टाइन का उस टाइम था, तो आप उस समय नहीं समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, उसे वीडियो देखने और लिखने से ज़्यादा समझ जाइए तो काफ़ी आपको, देखिए कॉपी में ही लिख पाएंगे। अगर पढ़ोगे, याद करोगे तो कॉपी में लिख पाओगे, और समझोगे तो जगह जगह पर देख भी पाओगे क्या फील कहाँ पे हो रहा है। फिजिक्स इसलिए नहीं कॉपी में लिख के और उस पर पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लो और उसके बाद परसेंटेज आ जाए, पास हो जाओ, तो ये मतलब डिग्रियां हैं, वो तो रसीद हैं हमारी विद्या की, पढ़ाई की रसीदें हैं हमारी, फिजूल जो हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर खर्च की, उनकी रसीदें होती हैं ये डिग्रियां। हमारा पढ़ाई का मेन काम तो होता है हमारे माइंड को शार्प करना, किस तरीके से आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आपकी सोच को डेवलप करना, यही होता है पढ़ाई का कार्य। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं।
एक बाइक सवार है, एक तीक्ष्ण मोड़ है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी फिजिक्स नहीं चलेगी, आनत मोड़ वाला फिजिक्स ले आओ, कोई भी ले आओ। एक बाइक सवार ऐसे आ रहा है बड़ी तेज रफ्तार से, और एक बाइक सवार इधर से आ रहा है, एक सिचुएशन ऐसी है, और एक बाइक सवार इधर से आ रहा है, ये दोनों आते टकरा जाते हैं, देन दोनों डेड, दोनों खत्म। सेम यही कंडीशन एक और है, नहीं ये समझ पाया कुछ, नहीं ये समझ पाया, दोनों समझ ही नहीं पाए और ख़त्म। सेम यही कंडीशन, एक बाइक सवार इधर से, एक बाइक सवार इधर से, सेम इसी स्पीड से, और ये बाइक सवार और ये बाइक सवार टकराए नहीं, और कुछ ऐसा स्पीड कम कर ली उस टाइम, या मोड़ बदल दी या कुछ किया, और इन्होंने तुरंत अपनी सिचुएशन हैंडल कर ली, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, या थोड़ी बहुत बहस भी हुई, तुम तेज चला रहे थे तो ये बहस हुई और वो इधर चला गया, ये तो एट देन एक्यूरेट बिल्कुल फिक्स टाइम पे जो हमारा माइंड काम कर जाए, उसी को डेवलप करने के लिए हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल मिलते हैं, नमस्कार।